गजा में मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है। इजरायली सैन्य कार्रवाइयों में अब तक 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। मुस्लिम देश इसे लेकर इसराइल की आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसी बीच आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने जख्मी फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के एक प्रवक्ता के अनुसार इंडोनेशिया ने अपने एक खूबसूरत द्वीप पर घायल फिलिस्तीनियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके तहत गजा के लगभग 2000 से ज्यादा घायल निवासियों को इस द्वीप पर लाकर इलाज किया जाएगा। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के प्रवक्ता हसन नासबी ने गुरुवार को जकार्ता में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इंडोनेशिया युद्ध के शिकार, घायल और मलबे में दबे लगभग 2000 गजा निवासियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप के पास स्थित वियतनामी शरणार्थियों के लिए पूर्व शरणार्थी शिविर गलांग द्वीप पर स्थित इस सुविधा को घायल गजा निवासियों के इलाज और उनके परिवारों को अस्थायी रूप से आश्रय देने के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। बड़ी बात यह है कि इंडोनेशियाई प्रवक्ता ने कहा कि रोगियों के ठीक होने के बाद उन्हें गजा वापस लाया जाएगा। हालांकि उन्होंने योजना के समय या उनकी वापसी की गारंटी के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। बता दें कि मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया ने अक्टूबर 2023 में इसराइल द्वारा शुरू किए गए हमलों के बाद गजा को मानवीय सहायता भेजी है। ऐसे में इसे लेकर एक चर्चा भी हो रही है कि इंडोनेशिया ने ये कदम वास्तव में मानवता के लिहाज से उठाया है या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में उन्होंने ये काम किया। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि गजा को लेकर ट्रंप का प्लान दुनिया जानती है। राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप गजा वासियों के विस्थापन की वकालत करते रहे हैं। इंडोनेशिया को भी अमेरिकी समर्थक देश माना जाता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कुछ गजावासियों को अपने देश में लेने के लिए इंडोनेशिया पर व्यापारिक दबाव बनाया। अमेरिका ने इंडोनेशिया पर 32% का टैरिफ लगाया, जिसे बाद में घटाकर 19% कर दिया गया और इंडोनेशिया ने इसके जवाब में अमेरिका से आयात बढ़ाने की बात कही थी। ये दर्शाती हैं कि ट्रंप की नीतियां व्यापारिक और कूटनीतिक दबाव का हिस्सा हो सकती हैं। अमेरिका के इस कदम को इंडोनेशिया पर दबाव के रूप में इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि टैरिफ बढ़ाने की धमकी से इंडोनेशिया की निर्यात निर्भर अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से कपड़े, जूते और पाम ऑयल जैसे क्षेत्रों पर भारी दबाव पड़ता, जो पहले से ही वैश्विक मांग में कमी का सामना कर रहे हैं। ट्रंप ने इंडोनेशिया को उन देशों में शामिल किया था जिन्हें उन्होंने व्यापार समझौते के लिए चेतावनी पत्र भेजे, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे एक तरफा शर्तें थोप सकते हैं, जैसे कि टेक इट और लीव इट वाला मुद्दा। इन्हीं कुछ कारणों से इंडोनेशिया पर कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। आपको बता दें कि गजा स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इजरायली हमलों में 61,020 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 1,50,671 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 18 मार्च को इसराइल द्वारा गजा में तीव्र हमलों को फिर से शुरू करने के बाद से कम 9,519 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 38,630 अन्य घायल हुए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध ने आज एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रस्ताव को सुरक्षा कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसराइल की सेना सीधे गाजा सिटी पर कब्जा करने की तैयारी में है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट की शुरुआत भी समझी जा सकती है। इस प्रस्ताव के तहत इजरायली सेना पहले गाजा सिटी में सिक्योरिटी पैरामीटर बनाएगी, फिर इसे तथाकथित अरब ताकतों के हवाले करने की भी योजना है। लेकिन जमीनी हालात इससे कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक हैं। गाजा सिटी में इस वक्त तकरीबन 8 लाख लोग फंसे हुए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं इस अभियान से 10 लाख से ज्यादा नागरिकों के विस्थापित होने का खतरा है। यह वे लोग हैं जो पहले ही महीनों से बमबारी, भूख, बिजली और दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गाजा इस समय एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां मानवाधिकारों की परिभाषाएं धुंधली पड़ चुकी हैं। हमास ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे नरसंहार की योजना करार दिया।
साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वह बंधकों की सुरक्षा और संघर्ष विराम की बातचीत को जानबूझकर कमजोर कर रहे हैं। उनकी नजर में यह कदम राजनीतिक बचाव की एक चाल है, युद्ध को बढ़ाकर सत्ता को बनाए रखने की कोशिश। गौर करने वाली बात यह है कि इसराइल के अंदर से भी इस प्रस्ताव का विरोध हो रहा है। खुद आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल येयाल जमीर ने चेतावनी दी थी कि यह कार्रवाई बंधकों की जान को जोखिम में डाल सकती है, सेना को जरूरत से ज्यादा फैला सकती है और अंत में इसराइल को गाजा का दीर्घकालिक शासक बना सकती है। यह एक ऐसा बोझ जिससे इसराइल दशकों से बचता आया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसराइल के राजनीतिक विपक्षी कई दलों ने एक रणनीतिक आपदा करार दिया। एक विपक्षी नेता का कहना है कि नेतन्याहू का कोई स्पष्ट एग्जिट प्लान नहीं है, सिर्फ खून, तबाही और अंतहीन युद्ध। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी शांत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र, जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कई अन्य देश इस नए कदम से बेहद चिंतित हैं। चेतावनी दी जा रही है कि यह कार्रवाई मानवीय त्रासदी को और गहरा कर सकती है। पहले ही गाजा में भूखमरी, स्वास्थ्य संकट और मदद की असंभव स्थिति बनी हुई है और सवाल यह है, क्या यह जीत वाकई में किसी की होगी? क्या बमों से भरा कोई इलाका वास्तव में सुरक्षित हो सकता है? क्या उन बच्चों की चीखें जो हर रात बिना खाना और दवा के सोते हैं, उनका कोई भविष्य बचा है? गाजा इस वक्त एक युद्ध क्षेत्र नहीं, एक खुले जख्म की तरह है और हर हमले के साथ यह जख्म और गहरा होता जा रहा है। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं, यह मानवता की एक परीक्षा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने का आरोप लगाकर 50% टैरिफ लगा दिया। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात और रूस के मध्य यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद व्यापार में भारी बढ़ोतरी हुई है और यूएई द्वारा रूस की लगातार मदद किए जाने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आंखें मूंदे बैठे हैं। इसी बीच मॉस्को में क्रेमलिन के राजकीय परिसर में एक महत्वपूर्ण भेंट वार्ता हुई, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आमने सामने बैठे। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात न केवल औपचारिक थी बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को नए आयाम देने के उद्देश्य से अत्यंत सार्थक भी रही। बैठक में आर्थिक साझेदारी प्रमुख एजेंडा रहा। राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि यूएई में रूसी निवेश अब अमीराती निवेश की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है। ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक विश्वास लगातार गहराता जा रहा है।